नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी लर्नर में। आओ ज्योतिष सीखे की श्रृंखला में आज हम आपके बीच में लेकर उपस्थित हैं पाठ 41 और पाठ 41 के अंतर्गत आज हम चर्चा करने वाले हैं जीवन में सुख के बारे में। सुख का विचार करेंगे और सुख के विचार में जो सूत्र रहेंगे उसमें महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी चतुर्थ भाव की, शुक्र की और गुरु बृहस्पति की। तीनों के आधार पर आज के सूत्र मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण और बहुत ही रोचक सुख प्रकरण को। जब कभी भी सुखों के विचार की बात आती है तो चतुर्थ भाव और गुरु, शुक्र और बृहस्पति, इन दोनों का विचार भी किया जाता है। चतुर्थ भाव गुरु बृहस्पति के बलाबल के आधार पर किसी व्यक्ति के सुखों में कितनी अधिकता है, कितनी कमी है, इनका भी विश्लेषण किया जाता है। आज हम जानेंगे कि चतुर्थ भाव से, गुरु से, शुक्र से किस आधार पर हम सुख का विश्लेषण कर सकते हैं। यदि चतुर्थ भाव में कोई ऐसा ग्रह बैठा हो जो कि चतुर्थेश का शत्रु हो, अगर चतुर्थ भाव में कोई ऐसा ग्रह बैठा हो जो चतुर्थेश का शत्रु हो, जैसे कि यहां पर जो चतुर्थ भाव है वहां उसके चतुर्थेश हो जाते हैं चंद्रमा, और चंद्रमा के जो शत्रु हैं अगर वह यहां पर विराजित हो जाए, नैसर्गिक मैत्री में आप देख सकते हो, पंचधा मैत्री में आप देख सकते हो, जो शत्रु हैं, चतुर्थेश का जो शत्रु है अगर वह चतुर्थ भाव में बैठ जाए तो वहां उस व्यक्ति को शारीरिक सुख में कमी लाता है। वहीं दूसरे तरीके से हम ये और समझें कि यदि 6, 8, 12 भाव का स्वामी अर्थात षष्ठेश, अष्टमेश और द्वादश, इनमें से कोई भी चतुर्थ भाव में आकर बैठ जाए और लग्नेश का शत्रु हो, ध्यान दीजिए, 6, 8, 12 भाव का स्वामी चतुर्थ भाव में आकर बैठ जाए और लग्नेश का शत्रु हो, जैसे कि 6, 8, 12 भाव में से यहां भाव का स्वामी बुध है, यहां बैठ गया। अब यहां स्वामी लग्नेश मंगल, मंगल का शत्रु बुध, तो ऐसी स्थिति में भी ये उस व्यक्ति को शारीरिक सुख अपनी तरफ से कम देते हैं। तो बुध ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, शारीरिक सुख उसको कम देंगे। लेकिन जब 6, 8, 12 का विश्लेषण करें तो एक बात का विशेष ध्यान रखें कि जो अष्टम भाव है, ये भाव 8वां भाव होता है, जैसे यहां पर 8 लिखा है, इसके स्थान पर अगर 4 लिखा हो अर्थात कर्क राशि हो, या 5 लिखा हो अर्थात सिंह राशि हो, इन दोनों के स्वामी हो जाते हैं चंद्रमा और सूर्य। इन दोनों को अष्टम का दोष नहीं लगता, तो अष्टमेश होने का दोष नहीं लगेगा ना चंद्रमा को ना ही सूर्य को। अगर ये चतुर्थ भाव में आकर बैठ जाते हैं तो चंद्रमा बैठ जाएं तो शुभता देंगे, अशुभता नहीं देंगे, क्योंकि यहां उनको किसका दोष नहीं लगता, अष्टमेश का दोष नहीं लगता। सूर्य एवं चंद्रमा को अष्टमेश होने का दोष नहीं लगता, ये हमको विशेष ध्यान रखना होगा। अब देखिए एक विशेष बात और समझ लेते हैं। अगर कोई ग्रह चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है, मानकर चलिए यहां पर चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं शुक्र, वहीं इनके ऊपर दृष्टि किसी ऐसे ग्रह की है जो शुभ है, जैसे कि मानकर चलिए यहां सूर्य बैठे हुए हैं, और साथ ही साथ
चंद्रमा, कुंडली में देखिए चंद्रमा की स्थिति, मानकर चलिए चंद्रमा उच्च होते हैं, और जब षडबल देखेंगे तो षडबल के आधार पर जो ग्रह चतुर्थ में बैठे हुए ग्रह को देख रहा है और साथ ही साथ चंद्रमा, तो देखने वाला और चंद्रमा यदि ये दोनों षडबल में बलवान हैं, यदि ये दोनों षडबल में बलवान हैं, तो इसका अर्थ ये है कि उस व्यक्ति को शारीरिक सुख प्राप्त होगा। यहां पर आप शुक्र के स्थान पर कोई भी चतुर्थ भाव में ग्रह को रख सकते थे। ठीक है, अब देखिए अगला सूत्र है, यहां पर हम शुक्र की स्थिति देखेंगे। जैसे चतुर्थ भाव के जो कारक हैं वे शुक्र भी हैं और चंद्रमा भी, इसलिए जैसे पहले हमने देखा कि चंद्रमा का बलवान होना इसीलिए था क्योंकि वे चतुर्थ भाव के कारक हैं। इसी प्रकार शुक्र का बलवान होना भी चतुर्थ को कहीं ना कहीं एक अच्छी स्थिति में लेकर आता है। शुक्र जो कि सांसारिक विलास के कारक माने जाते हैं, और चतुर्थ भाव को भी हम सुख से संबंधित मानते हैं। इसी के कारण जो वस्त्र आभूषण हैं और भूमि भवन वाहन आदि हैं, ये सब क्या हैं? ये विलास की सामग्री हैं, और इनका अगर होना है जीवन में और अगर नहीं होना है, ये दोनों शुक्र के ऊपर निर्भर करेगा, क्योंकि वह भी किसके कारक है? सुख के, विलासता के कारक हैं। इसी के कारण यदि हम देखें, जो नवम के अधिपति हैं, जो नवम भाव के अधिपति होते हैं, वह भी अगर कहां पर आकर बैठ जाएं? चतुर्थ भाव में आकर बैठ जाए। जो नवम के अधिपति हैं वे चतुर्थ स्थान में कहां पर? शुक्र के भाव में आ जाए, यानी कि शुक्र के साथ हो जाए, तो जातक को जो सुख मिलेगा वह भोगी और सुखी रहेगा। कब तक? चिरकाल तक। तो चिरकाल तक वह क्या रहेगा? भोग करेगा, खूब आनंद से रहेगा, जीवन अच्छे से अपना व्यतीत करेगा। तो कुल मिलाकर कहने का अर्थ है कि अगर चतुर्थ भाव जो कि किसका कारक है? शुक्र का कारक है, अब वहीं पर जो नवम भाव के स्वामी भी शुक्र के साथ अगर आ जाए चतुर्थ भाव में, तो अब नवम भाव के स्वामी जैसे यहां पर बृहस्पति हो जाते हैं, ऐसी स्थिति। या यहां पर आप देखिए कि शुक्र के साथ में, तो यहां तो खाली शुक्र ही है, तो जो भी कन्या लग्न की कुंडली में खाली शुक्र भी अगर है तो वह स्थिति। तो ऐसी स्थिति जब भी बनेगी तो वहां पर वह उस व्यक्ति को जो शारीरिक सुख है वह तो प्रदान करेंगे ही करेंगे, उसको जो जातक होगा उसे एक लंबे समय तक जो सुख प्रदान करेंगे, उसका जीवन आनंदमयी बनाएंगे। अगर नवम के अधिपति, यहां सूत्र नवम से संबंधित समझ लीजिए कि नवम के नवम भाव के अधिपति, जो नवम भाव है, नवम भाव के अधिपति अर्थात जो भाग्येश हैं, वह अगर 6, 8, 12 में हो और शुभ ग्रह के साथ हो, ध्यान दीजिए, अगर नवम भाव के स्वामी, नवम भाव के अधिपति वो यदि 6, 8 और 12 भाव इन तीनों में हो, लेकिन किसके साथ हो? किसी शुभ ग्रह के साथ हो, जैसे चंद्रमा शुभ ग्रह हो गए, शुक्र शुभ ग्रह हो गए, ठीक है, 6, 8, 12 में हो और शुभ ग्रह के साथ हो, तो वह व्यक्ति कुछ दिनों तक सुख संपत्ति का सौभाग्य प्राप्त करता है, उसे हमेशा सुख संपत्ति प्राप्त नहीं होती है। फिर से सुनिए, नवम भाव का अधिपति यदि 6, 8, 12 भाव में हो और साथ में कोई शुभ ग्रह हो, तो वह संपत्ति का भोग तो करेंगे, संपत्ति तो मिलेगी, लेकिन चिरकाल तक नहीं, लंबे समय तक उसका भोग नहीं कर सकेंगे। उसका भोग कब तक करेंगे? उसका भोग कुछ समय तक ही यह व्यक्ति कर पाता है। आगे देखते हैं, यदि जो चतुर्थेश हैं वह किसी शुभ राशि में हो,
अच्छी राशि में हो, मित्र के घर में हो, कहने का अर्थ है शुभ राशि मित्र की राशि हो, जहां पर चतुर्थेश बैठे हो, शुभ राशि में हो, तो ऐसी स्थिति में, और साथ ही साथ उन पर जो शुक्र की दृष्टि हो, चतुर्थेश पर शुक्र की दृष्टि हो, अथवा शुक्र उनके साथ में विराजित हो। विशेष रूप से ध्यान क्या देना है कि यहां पर उनके ऊपर किसी भी पाप ग्रह की दृष्टि नहीं होनी चाहिए। ऐसी स्थिति जब भी होगी तो वह व्यक्ति अपने जीवन को बड़े आनंद से व्यतीत करेगा, सुख में उसका जीवन होगा, सभी प्रकार के सुख संपन्न वह व्यक्ति रहता है। जैसे कि यहां पर जो चतुर्थेश हो गए वह हो गई चंद्रमा। अब चंद्रमा या तो शुक्र के साथ में विराजमान हो, या तो चंद्रमा शुक्र के साथ में विराजमान हो, या तो स्वयं अपने मित्र के घर शुक्र के यहाँ पर हो, मूल त्रिकोण राशि में चले गए हों और शुक्र भी साथ में विराजित हो, या शुक्र की इनके ऊपर दृष्टि हो, तो ये स्थिति बहुत ही उत्तम होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर, और साथ ही साथ ये देखना है कि किसी भी पाप ग्रह राहु केतु शनि मंगल सूर्य आदि की इनके ऊपर दृष्टि नहीं होनी चाहिए। शुभ ग्रह की दृष्टि हो सकती है, अशुभ ग्रह की दृष्टि न हो, कोई ऐसे ग्रह की दृष्टि न हो जो खुद नीच हुआ पड़ा है, नीच अपने नीच ग्रह नीच राशि में है, शत्रु राशि में है, तो इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। ये आपको ये ध्यान रखना होगा। चलिए आगे बात करेंगे अगले सूत्र की। चंद्रमा जो कि सुख के कारक माने जाते हैं, चतुर्थ भाव से के कारक माने जाते हैं। अब उनके बारे में अगर हम ये विश्लेषण करें कि किस प्रकार के व्यक्ति का रहन सहन वह करेंगे, किस प्रकार के, तो इसको आप ऐसे समझिए कि यदि कोई हम वस्त्र को लेकर बात करें, किसी व्यक्ति के पहनावे को लेकर बात करें, अगर चंद्रमा किसके साथ हो, राहु के साथ में हो, अगर राहु के साथ में चंद्रमा विराजित हो, तो ऐसी स्थिति में राहु हो अथवा केतु हो, तो ऐसा जो व्यक्ति होगा वह जो पुराने कपड़े उसको पहनने को मिलेंगे, नए कपड़े नहीं पहन पाएगा, पहनेगा तो कभी कभार, लेकिन अधिकतर वह पुराने कपड़े पहनेगा। लेकिन वहीं अगर चंद्रमा के साथ में कोई शुभ ग्रह हो, जैसे कि अगर बृहस्पति हैं तो सुंदर वस्त्र पहनेगा, और वहीं अगर शुक्र हैं तो ऐसे मानिए कि वस्त्र हैं और रेशमी भी हैं और उसमें रत्न भी जड़े हैं। कहने का अर्थ यह हुआ कि यदि सुखों के कारक चंद्रमा यदि राहु अथवा केतु के साथ में है तो वहां पर सुखों में कमी, वहीं अगर वह गुरु के साथ में है तो उत्तम सुख हैं, अच्छे सुख हैं, और वहीं अगर शुक्र के साथ में है तो रत्न जड़ित का अर्थ हो गया कि खूब धन धान्य उसको देने वाले हैं, और अगर वही शनि के साथ में है तो उस व्यक्ति को शनि से संबंधित वस्तुओं से सुख प्राप्त होगा, शनि से संबंधित वस्तुओं से सुख प्राप्त होगा। मुख्यतः हमको देखना क्या होता है कि जो चंद्रमा है उनका बल देखना होता है कि चंद्रमा जितने ज्यादा बलवान हैं वे उतना ही ज्यादा सुख प्रदान करेंगे। यहां पर आपको कितना सुख देंगे, इसमें जो ग्रह साथ में है उनका नीच उच्च स्थिति जो भी है, बलाबल है, उनको देखना आवश्यक है। उन सभी को देखने के बाद में ही इसका पूर्ण विश्लेषण किया जा सकता है। अब अभी प्रश्न किसी दर्शक ने एक प्रश्न किया था कि यहां पर जो सूत्र मैं आपको देता हूं वह सूत्र किससे संबंधित है, पाराशर्य सूत्र हैं या जैमिनीय सूत्र हैं। तो देखिए जो जैमिनीय सूत्र हैं उनमें विशेषतः राशि की को महत्व दिया गया है पाराशर्य सूत्रों की अपेक्षा। यहां पर हम आप सभी के लिए जितने सूत्र हैं, चाहे वह पाराशर संहिता से संबंधित हो या फिर जैमिनीय सूत्र हो या फिर
वह मंत्रेश्वर जी की जो फलदीपिका है उससे संबंधित हो, या फिर कालिदास कृत उत्तर कालामृत से संबंधित हो, सभी का जो भी विशेष सूत्र हैं उन सभी का एक तरह से एक निचोड़ आपको यहाँ पर पहुंचाने का कार्यक्रम है ये, ताकि आपको जो विशेष सूत्र हैं वह प्राप्त हो सकें। क्योंकि अंततोगत्वा हम सभी का उद्देश्य है कि एक स्पष्ट और सटीक फलादेश तक कैसे पहुंचा जाए, और उसी के लिए यहाँ पर ये विश्लेषण होता है, और ये जो कार्यक्रम है इसके माध्यम से जो विशेष सूत्र हैं आप तक पहुंचाने का ये कार्य हो रहा है। आशा करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें अपने मित्र और संबंधियों में, ताकि वह भी ज्योतिष के जो ज्ञान हैं, जो सूत्र हैं, उनसे परिचित हो सकें और अपनी अपनी कुंडलियों में लगाकर इसका विश्लेषण कर सकें। चलिए आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।